सो आज हमारा टॉपिक एनेस्थीसिया है, जिसको हम लोग आयुर्वेद में संज्ञाहरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सेट होता है राइट डाउन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ एनेस्थीसिया एज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया, इट्स क्लासिफिकेशन, देन यू हैव टू डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स स्टेजेस, then you have to write down the procedure of anesthesia, how we do pre-operative, operative procedure, then post-operative, what are the things that we have to take care of, then what are the indications of either general or uh, regional or local anesthesia that we will going to study in the classification, and what are the contraindications, complications, and how we will going to manage. So in short, for the UG point of view, we will discuss this chapter anesthesia. तो बिफोर कोई भी अगर क्वेश्चन सेट होता है इन एनेस्थीसिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कि हमारे संहिता में आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू में संज्ञाहरण विधि में उसमें आचार्यज ने, डिफरेंट आचार्यज ने पहले के टाइम क्या एनेस्थीसिया कैसे देते थे, तो वहां पे क्या एक्सप्लेनेशन इन आवर संहिता. तो बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक इन एनेस्थीसिया दैट इज इन मॉडर्न व्यू, लेट अस डिस्कस in Ayurvedic point of view what are the different anesthetic measures that our acharyas do during their period. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट आचार्य ने कैसे परफॉर्म करते थे एनेस्थीसिया में. तब के टाइम तो इतने सारे एनेस्थेटिक ड्रग्स नहीं होते थे, तो आचार्य चरक ने, तो डिफरेंट ऑथर के अकॉर्डिंगली लिखना है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक. आचार्य चरक में तुम लोग को मिलेगा एक आचार्य चरक का चैप्टर नंबर सूत्रस्थान 4 में, जिन्होंने आचार्य चरक ने, उन्होंने वहां पे डिफरेंट महाकषाय, टोटल 50 महाकषाय का वर्णन वहां पे किया है, और उसमें से एक स्थापन द्रव्य है, वेदना स्थापन द्रव्य है, जिसके अंदर 10 ऐसे ड्रग्स हर्ब्स आते हैं इन वेदना स्थापन द्रव्य. तो कहीं ना कहीं एक वेदना स्थापन द्रव्य भी काइंड ऑफ एनेस्थीसिया में यूज होता था कि जो पेन डेवलप होता था ड्यूरिंग द बिफोर परफॉर्मिंग एनी सर्जरी, तो वहां पे वेदना स्थापन द्रव्य वगैरह यूज किया जाता था. ये रेफरेंस आचार्य चरक संहिता का अंडर है, सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पे जितने सारे जितने स्थापन द्रव्य वहां पे बताया गया है, सारे 50 ऐसा द्रव्य बताया गया है वहां पे उन्हीं में से एक वेदना स्थापन द्रव्य भी बताया गया है. और यहाँ का रेफरेंस आचार्य चरक का मिलता है. आचार्य सुश्रुत ने क्या यूज किया या फिर क्या मेंशन किया है? आचार्य सुश्रुत ने वो सारे एनेस्थेटिक पर्पस के लिए सारा द्रव्य यूज किया. जैसे उस टाइम पे मद्य यूज होता था, मदिरा. ठीक है, लोग को लाइक जब कोई सर्जरी परफॉर्म होता था तो उस टाइम मद्य का यूज होता था, अहिफेन, ठीक है, जैसे भांग, ये सारे द्रव्य एनेस्थेटिक के पर्पस में यूज होते थे. वहां पे एक मोह चूर्ण के बारे में बताया है आचार्य सुश्रुत ने, जिसमें ये ऐसा एनेस्थेटिक द्रव्य यूज होता था अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंगली. और सुश्रुत हैड मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस दिस मोह चूर्ण. और ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई रेफरेंस नहीं है मोह चूर्ण का, बट ये सब गन के द्रव्यों को ही मिला करके वो ऐसा मोह चूर्ण ऐसे नाम दिए हैं. बट नॉर्मली मध्य, अहिफेन, भांग, ये सब साइकोटिक ड्रग्स वगैरह यूज होते थे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर. तो हम लोगों ने आचार्य चरक का देख लिया है, आचार्य सुश्रुत का देख लिया है. वाग्भट जी क्या यूज करते थे? मातुलंग स्वरस और मातुलंग रस का यूज करते थे एज अ एनेस्थेटिक एजेंट फॉर डिफरेंट आई ऑपरेशंस. फिर मध्य का भी आचार्य वाग्भट जी ने बताया है एज एनेस्थेटिक मटेरियल यूज करते थे. देन ऐसा बताया गया था इन दैट वैदिक पीरियड कि डिफरेंट mantras and different rituals were performed during performance of any surgical procedure. And इसका माइक ऑन है, नाहिद म्यूट करना. स्टार्ट करते. तो डिफरेंट मध्य, अहिफेन, भांग were also used in that Vedic period. Certain mantras and rituals were also performed during that operation and may have some different supernatural and hypnotic effect on that kind of patients. तो different mantra, rituals वगैरह भी उस समय उच्चारण करते थे, जिसके वजह से ऐसा बोला जाता था कि बिफोर परफॉर्मिंग एनी सर्जरी वहाँ पे डिफरेंट मंत्र, उच्चारण, रिचुअल्स प्रोसीड होते थे, ताकि जो पेशेंट होते थे वो एक हिप्नोटाइज हो जाते थे ड्यू टू उसमें एक सुपर नेचुरल वेलबींग बताया है सब मंत्रास एंड रिचुअल्स में. तो ये अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंस हम लोग को मिला इन डिफरेंट हमारे संहिता में क्या क्या बताया गया है व्हाइल परफॉर्मिंग एनी
एनी सर्जरी बिफोर उसमें हम क्या करते हैं, एनेस्थेटाइज पेशेंट को करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन सेट होता है तो एक थोड़ा बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा पॉइंट मेंशन करना है, ये सारा पॉइंट हाईलाइट करना है तुम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बैक आ जाते हैं मॉडर्न में एनेस्थीसिया के बारे में देखते हैं। तो ये सर हम लोग ने देखा, फिर बहुत सारे संज्ञाहरण द्रव्य भी यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट एनेस्थीसिया में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न में क्या होता है, एनेस्थीसिया पहले होता क्या है ये जान लें। एनेस्थीसिया का डेफिनेशन क्या होता है, तो एनेस्थीसिया इज नथिंग बट सम लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, लॉस ऑफ पेन। तो एनेस्थीसिया ये एक काइंड ऑफ ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं, विच क्या करता है, देयर इज सम लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द बॉडी और देयर इज अ लॉस ऑफ पेन सेंसेशन इन द बॉडी। तो वाया दिस प्रोसीजर हम लोग पेन जो सर्जरी प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो एनेस्थीसिया होता है वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है, सॉरी वो हमेशा रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल हुआ तो पेशेंट डेथ ही कर जाएगा। तो जो एनेस्थीसिया होता है वो हमेशा रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एनेस्थीसिया क्या बोलते हैं, उसको डेफिनेशन आते हैं दैट मेथड्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर सर्जिकल पर्पस इज कॉल्ड एज एनेस्थीसिया। तो मींस द एब्सेंस ऑफ सेंसेशन, or anesthesia generally means the absence of sensation. Anesthesia is derived from the two words, that is analgesia or akinesia. तो analgesia का मतलब क्या होता है कि the abolition of any kind of pain perception, जितना भी pain perception है that is going to be abolished or lost, ठीक है। And akinesia means there will be a loss of any muscular contraction at the site of injection of the anesthetic drug. तो जहाँ पे हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, मान लो अगर लोकल देते हैं, तो उस एरिया का क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर गेटिंग एबोलाइज्ड और देयर इज अ लॉस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। अगर मान लो जनरल दे रहे हैं तो पूरा बॉडी का ही लॉस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और एबोलाइज हो जाता है। तो द प्रॉपर डेफिनेशन इज एनी लॉस ऑफ सेंसेशन और द लॉस ऑफ पेन इज नोन एज एनेस्थीसिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एनेस्थीसिया, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनेस्थीसिया। Different kinds of anesthesia are broadly or mainly divided into two types. Number one is the general anesthesia and number second is the local anesthesia. Remember, important point is local or regional anesthesia. They both are same, ना, ये अलग अलग नहीं है। General and number two is the local or regional anesthesia. So what are the different anesthetic agents or different anesthetic procedures that we do in case of local anesthesia? Local anesthesia में हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया भी देते हैं, फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया और रूट ब्लॉक एनेस्थीसिया, क्रायो और आइस अगर यूज करके अगर हम एनेस्थीसिया कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर, और एक स्प्लैंकनिंग ब्लॉक। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लोकल एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स एंड नंबर सेकंड इज द रीजनल। तो लोकल को ही रीजनल बोलते हैं, बट रीजनल के अंदर क्या क्या आता है, तीन आता है, दैट इज स्पाइनल, नंबर ए इज द एपिड्यूरल और वी कॉल इट एज कॉर्डल, ठीक है, बी इज द सब एरेक्नॉइड। अगर मान लो डिफरेंट, ये क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन हम लोग एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया जो दे रहे हैं वो कहाँ पे दे रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यहाँ नेम वैसे बताया गया। इफ यू आर गिविंग द एनेस्थीसिया इन द एपिड्यूरल स्पेस देन वी कॉल इट एज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अगर सब एरेक्नॉइड स्पेस में हम दे रहे हैं देन वी कॉल इट एज सब एरेक्नॉइड एनेस्थीसिया। तो नॉर्मली क्या होता है, सब एरेक्नॉइड में हमारा सीएसएफ प्रेजेंट रहता है और जो एनेस्थीसिया में देते हैं अराउंड दिस सब एरेक्नॉइड स्पेस ही देते हैं। Then number C is the spinal anesthesia, ठीक है। यहाँ से एक ब्रॉड क्वेश्चन आ सकता है about write down the description of spinal anesthesia as a 15 marks question, और ऐसा पूछ सकता है in general anesthesia as a 15 marks question, और पूछ सकता है about the general anesthesia in 15 marks question। तो ऐसा क्वेश्चन सेट हो सकता है in 3 ways। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, ये हम लोग ने देखा कि about the just anesthesia का definition and its classification। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि what is the duty of the anesthetist before presenting a patient in the OT table। तो anesthetist जो होते हैं वो लोग का क्या ड्यूटीज रहता है बिफोर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सर्जरी टू द पेशेंट। तो ड्यूटीज ऑफ एनेस्थेसिस्ट क्या रहता है कि टू एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी। तो ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया फिर बाद में पेशेंट ओटी के बाद पेशेंट उठा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको इंश्योर करना है कि एक एनेस्थेसिस्ट को प्रॉपर डोज में एनेस्थीसिया मिलना चाहिए पेशेंट को, और पेशेंट क्या हो रिवर्सिबल हो जाए, रिकवर हो जाए आफ्टर प्रोसीजर ऑफ द सर्जरी। और ज्यादा डोज भी नहीं देना चाहिए और ज्यादा कम डोज भी नहीं देना चाहिए, वो इंश्योर करना है एनेस्थेसिस्ट को, ठीक है, टू सेफगार्ड द पेशेंट वेलफेयर, टू ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग कंडीशंस
लाइक ऑपरेशन कितना टाइम लग रहा है, वो सर्जन के साथ बात करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कितना टाइम लग सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली एनेस्थीसिया का डोज एंड टाइमिंग वेरी होता है। तो प्रिवेंट एनी इंजरी, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के दौरान देयर इज इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड पेशेंट then patient present with this Roddick vena syndrome or different kind of complications after the performance of the surgery. तो ये ऐसा नहीं होना देना है या कोई complications पेशेंट को ना हो, ये like prevent करना है ऐसे such complications से, and to act as the preoperative physician. तो normally एक anesthetist का क्या रोल होगा कि before giving a patient before going through the anesthesia, तो पेशेंट के लिए हमको क्या कराना पड़ेगा, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस कराना बहुत नेसेसरी है। इसलिए बिफोर एनी सर्जरी वहां पे प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन कराता है कोई भी सर्जन या कोई भी जो भी फिजिशियन है, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है, तो पेशेंट का हम लोग क्या चेक करते हैं, द ब्लड काउंट कितना है, देन हेमोग्लोबिन लेवल कितना है, बिकॉज ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ड्यूरिंग द सर्जरी हेमोग्लोबिन लॉस होने लाइक ब्लड लॉस बहुत होता है। तो प्रिवेंट दैट पहले से ब्लड अरेंज करके रख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ब्लड काउंट हम लोग चेक करते हैं, पेशेंट इज फिट और नॉट फिट। बीटी एंड सीटी, दैट इज द ब्लीडिंग टाइम एंड द क्लॉटिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी होता है इन्वेस्टिगेशन टू इंश्योर दैट पेशेंट का जो ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम है ये हैम्पर या ये मिसमैच है या नहीं है, ये करेक्ट है या नहीं। क्योंकि अगर ब्लीडिंग टाइम अगर ज्यादा होता है, क्लॉटिंग टाइम ज्यादा होता है, तो पेशेंट क्या क्या होता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पोटेशियम एंड सोडियम लेवल्स, ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है। देन बायोकेमिकल स्क्रीनिंग जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल, देन उसमें हम लोग सब सेरोलॉजी भी देखते हैं जिसमें हमारा हेपेटाइटिस आ जाता है, अभी सिफिलिस आ जाता है, देन HIV वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है बिकॉज ये स्प्रेड हो जाता है अगर ये सारा इन्वेस्टिगेशन बिफोर मोटिटेबल अगर हम लोग चेक नहीं करते हैं। ब्लड टू ब्लड लाइक ट्रांसमिशन होता है, चेस्ट रेडियोग्राफी ऑन ECG वगैरह वो सब चेक करना पड़ेगा बिफोर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, ठीक है। सम ब्लड का हम लोग देखना पड़ेगा व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, देन सम सिकल सेल स्क्रीनिंग है या नहीं है, ठीक है। ब्लड क्लास टेंशन और ABG वगैरह हम लोग चेक करेंगे पेशेंट का। तो ये सारे प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस आते हैं बिफोर परफॉर्मिंग एनी सर्जरी टू द पेशेंट और बिफोर गिविंग एनी एनेस्थीसिया टू द पेशेंट। ये सारे इन्वेस्टिगेशन अगर नॉर्मल रहे तब पेशेंट को देंगे, अदरवाइज हम लोग डिले करते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ द एनेस्थीसिया का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। लाइक हम लोग पहले देख लेंगे, अगर आता है क्वेश्चन लाइक राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द एनेस्थीसिया, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट दिस ड्यूटी ऑफ द एनेस्थेसिस्ट, then you have to write about the pre-operative investigation, then after that you have to write down the preparation of the anesthesia, how you have to prepare the patient for the anesthesia. So some other medical checklists are there. So before performing any anesthetic procedure, some medical checklists are there to ensure that patient is not suffering from any systematic diseases like the cardiovascular diseases के अंदर hypertension, patient is not hypertensive or not, एंजाइना पेशेंट को नहीं है, एरिथमिया और फेलियर की तरफ है या पेशेंट नहीं है। तो ये सब देखना बहुत जरूरी होता है बिफोर गिविंग एनी एनेस्थेटिक एजेंट टू द पेशेंट। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या नहीं है, अस्थमा पेशेंट अस्थमेटिक है या नहीं है, ये सारा हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज इन केस ऑफ अगर मान लो अस्थमेटिक पेशेंट है तो उन सारे पेशेंट को हम लोग कोई भी इनहेलेशन एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। तो इनहेलेशन एनेस्थीसिया में जैसे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वगैरह देते हैं पेशेंट को, तो ये सारे एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाते हैं इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और द रेस्पिरेटरी डिजीज। देन इंश्योर करना है कि पेशेंट का कोई GIT डिजीज है या नहीं है। GIT डिजीज के अंदर वोवल ऑब्स्ट्रक्शन, जॉन्डिस, रिगर्जिटेशन आ सकता है। मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक हाइपरपेरेक्सिया और द पोरफायरा और द थियोक्रोमोसाइटोमा स्टेरॉइड्स इनटेक करता है कि नहीं पेशेंट, या फिर स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज है या फिर स्टेरॉइड इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को है, मेटाबॉलिक डिजीज है या नहीं है। कोगुलेटिव डिसऑर्डर्स, अगर कोगुलेटिव डिसऑर्डर्स रहा तो आफ्टर DOT देयर विल बी अ मैसिव ब्लड लॉस। मान लो कोई ब्लड फैक्टर्स या कोगुलेशन डिफेक्ट पेशेंट का देखा गया तो उस टाइम सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। साइकेट्रिक्स, कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकल कोई लाइक प्रॉब्लम है या नहीं है पेशेंट को, तो ये सारा हम लोग चेक करते हैं बिफोर गिविंग एनी एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, ठीक है। अब तो हम लोग आ गए कि हम लोग करते क्या है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थीसिया। पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग ने देखा कि प्री प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, पहले अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, देन सिस्टमैटिक फाइंडिंग्स अबाउट द CNS, ठीक है, GI, CBS, ये सारे एग्जामिनेशन करेंगे,
patient is asthenic or not, if the patient is suffering from any GRT infection or not. Otherwise, patient can suffer vomiting before giving any anesthetic agent. Then CVS के अंदर हम लोग देखते हैं patient hypertensive है या नहीं है, the patient is suffering from angina or not. ठीक है, ये सारे प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर हम लोग हिस्ट्री टेकिंग के अंदर आता है. देन फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का बिल्ड देखेंगे, पेशेंट इज साइनोसिस और नॉट, हार्ट रेट पेशेंट में कितना है, ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस हम लोग चेक करेंगे. देन प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग ने सारा एनालिसिस किया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, देन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, देन सेरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने किया. ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, देन अगर हम लोग को ये सारा चीज नॉर्मल लगा, देन वी विल गोइंग टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द एनेस्थीसिया और फॉर द पर्टिकुलर सर्जरी. ठीक है, देन ऑपरेटिव प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, और प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा बिफोर अंडरगोइंग एनी एनेस्थीसिया और द सर्जिकल प्रोसीजर. देन पेशेंट को एनपीएम में रखना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू द सर्जरी और परफॉर्मिंग ऑफ एनी सर्जरी 4 to 6 आवर तक. देन प्री मेडिकेशन देंगे पेशेंट को. मान लो अगर नेक्स्ट दिन अगर पेशेंट का सर्जरी है, तो मतलब मॉर्निंग में सर्जरी, देन हम लोग लास्ट नाइट में हम लोग क्या करते हैं, टू प्रिवेंट लाइक एंजाइटी, हम लोग पेशेंट को प्री मेडिकेशन लाइक डाइजीपाम 1 नाइट बिफोर पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं, बिकॉज एंजाइटी रहता है पेशेंट का ऑन द डे ऑफ सर्जरी. टू प्रिवेंट दैट हम लोग ये सारे मेडिकेशंस 1 नाइट बिफोर पेशेंट को मतलब दे सकते हैं. ठीक है, ये आता है प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर. देन ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम लोग डिफरेंट जनरल एनेस्थीसिया का स्टेजेस वगैरह पढ़ेंगे, लोकल एनेस्थीसिया का स्टेजेस वगैरह पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जनरल एनेस्थीसिया में आते हैं, उसके बाद हम लोग लोकल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे, साथ में उसके अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, देखो जनरल एनेस्थीसिया खुद में ही एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे लिखना होगा, चलो देखते हैं. जनरल एनेस्थीसिया का जो डेफिनेशन होता है, तो वो डेफिनेशन क्या है, इट इज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द बॉडी. तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, इट इज द रिवर्सिबल लॉस. रिमेंबर, इट इज नॉट द इररिवर्सिबल लॉस. अगर इररिवर्सिबल हुआ देन पेशेंट में माइट डाई. तो ये इंश्योर करना है जो हम लोग एनेस्थीसिया दे रहे हैं, एनेस्थीसिया व्हाट डज एनेस्थीसिया मींस, एनी लॉस ऑफ सेंसेशन. ठीक है, एंड इट शुड बी अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, एंड कॉन्शियसनेस होना चाहिए पेशेंट का ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, आफ्टर द एनेस्थेटिक, आफ्टर व्हेन वी आर एडमिनिस्ट्रिंग द एनेस्थेटिक एजेंट, द पेशेंट will regain his sensation and patient must be conscious. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया. देन अब जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ही डिफरेंट काइंड्स आता है, डिफरेंट टाइप्स आता है. तो क्या आता है, इंट्रावेनस. हम लोग जब एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया, तो हम लोग वाया इंट्रावेनस भी रूट दे सकते हैं, वाया रेक्टल रूट भी दे सकते हैं, वाया इनहेलेशन रूट भी दे सकते हैं. नॉर्मली जो रेक्टल रूट से जो एनेस्थीसिया देते हैं हम लोग जनरल एनेस्थीसिया, वो अनकॉमन होता है. हॉस्पिटल सेटअप में मैक्सिमम इधर इनहेलेशन और इंट्रावेनस जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द ड्रग्स, ज्यादा डिटेल में नहीं जान रहे, बिकॉज वो सारे जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी में कवर करते हैं. इसका हम लोग सब सारा देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन एंड क्या क्या ड्रग्स है. जस्ट सर्जरी में जो इंपॉर्टेंट जो हम लोग का क्वेश्चन जानने के लिए, इसमें जस्ट सम एजेंट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि इंट्रावेनस ड्रग क्या होता है, इनहेलेशन ड्रग्स क्या होता है, लोकल जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो क्या ड्रग होता है. जस्ट अभी यूजी एग्जाम के लिए जस्ट नाम याद रखना है. तो इंट्रावेनस जो होता है जनरल एनेस्थीसिया, जो हम लोग आईवी एनेस्थीसिया देते हैं, उसका कुछ मेडिसिन का नाम याद रखो. एक होता है पेंटोथैल सोडियम. ठीक है, इसका डोज देख लेना, सोडियम 5 ग्राम इन 10 ml डिस्टिल वाटर में देते हैं. केटामिन इंपॉर्टेंट है, केटामिन जो बहुत वाइडली यूज होता है. प्रोपोफॉल. ठीक है, ये 3 नाम याद रखो, प्रोपोफॉल, केटामिन एंड पेंटोथैल सोडियम. ये होते हैं आईवी एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट. ठीक है, तो ये सब हम यूज करते हैं. और उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट. ठीक है, और जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड बाकी का जो सारा पॉइंट है जस्ट यू रीड इट आउट. ठीक है, हाईलाइट ये सारा पॉइंट्स को ज्यादा करना है. नेक्स्ट आता है इनहेलेशन एनेस्थीसिया. इनहेलेशन एनेस्थीसिया में क्या क्या आता है एजेंट, सम गैसेस एजेंट आ सकता है, सम लिक्विड एजेंट आ सकता है. तो गैसेस एजेंट में जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ये गैस से एनेस्थीसिया दिया जाता है वाया इनहेलेशन रूट. ठीक है, लिक्विड में जैसे हो गया ईथर, क्लोरोफॉर्म, इनका भी यूज इतना नहीं होता है, डिफरेंट हैलोथेन्स वो सारा यूज होता है वाया एन apparatus known as Boyle's apparatus. तो ये वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, एंड ये apparatus ओटी टेबल में भी है apparatus, तो इसका नाम स्पॉटिंग करना पड़ेगा. तो Boyle's apparatus होता है. ठीक है, ये इस apparatus से हम लोग इंग्लिश में एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं. ओके,
सब मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन स्पोलिन, ठीक है, ये एजेंट भी हो सकते हैं। डेंजर्स ऑफ इनहेलेशन, जैसे मैंने बोला कि इनहेलेशन सब पेशेंट को नहीं देंगे, देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस बिहाइंड दैट, तो वी हैव टू एंश्योर दैट द पेशेंट इज नॉट having respiratory failure or any kind of liver damage or hemolysis or hemolysis or anemia। तो if a patient को अगर ये सब सारा चीजें अगर होगा या फिर इनमें से कोई भी एक चीज होगा, then inhalation agent or inhalation agent is contraindicated to that patient। okay, then इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया, कैसे हम लोग इंडक्शन करते हैं एनेस्थीसिया को, ये प्रोसीजर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर यूजी पॉइंट ऑफ व्यू में, बस एक बार रीड कर लेना कि कैसे इंड्यूस करते हैं एनेस्थीसिया को। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन इज स्टिल द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एनेस्थेटिक इंडक्शन इन कंटेम्परेरी प्रैक्टिस, ऑल्दो द रिलेटिवली रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन पंजेंट सेवुलोफ्लूरान हैज लेड टू रिन्यूड यूज ऑफ इनहेलेशन इंडक्शंस फॉर इंट्रावेनस इंडक्शन। प्रोपोफॉल, अभी याद रखो कि प्रोपोफॉल आईवी बहुत रैपिडली बहुत ज्यादा यूज होता है विथ इट्स रैपिड रिकवरी, जो रिकवरी अच्छा होता है व्हेन वी आर यूजिंग द प्रोपोफॉल आईवी एनेस्थेटिक एजेंट इज रिप्लेसिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग बार्बिटूरेट्स, क्योंकि पहले जो यूज होता था बार्बिटूरेट ग्रुप ऑफ ड्रग यूज होता था, तो इसमें कुछ वगैरह साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता था, इसलिए अभी प्रोपोफॉल ज्यादा आईवी एनेस्थेटिक एजेंट यूज होता है। इनहेलेशन इंडक्शन इज यूजफुल, इसमें होता है इनहेलेशन इन केस ऑफ यंग चिल्ड्रंस और नीडल फोबिक एडल्ट्स, ठीक है, जो नीडल यूज नहीं करना चाहते उन सब पेशेंट में इनहेलेशन इंडक्शंस ज्यादा अच्छा होता है, एंड मे आल्सो बी यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ पल्मोनरी एस्पिरेशन, ठीक है। एग्जांपल ऑफ ब्लड इन विच केस द पेशेंट इज पुट इनटू द लैटरल पोजीशन, ये पोजीशन के बारे में बताया है, ठीक है, एक बार देख लेना, टू ड्रेन द फ्लूइड अवे फ्रॉम द ट्रैकिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर लेना कि एनाल्जेसिक एजेंट्स आर फ्रीक्वेंटली आल्सो इंजेक्टेड इन द टाइम ऑफ एनेस्थेटिक इंडक्शंस और टू रिड्यूस द कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस टू फैटल इंटुबेशन। तो इतना भी याद मत रखो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंसेंट, जैसे मैंने बताया, कंसेंट ऑफ फॉर सर्जरी एंड एनेस्थीसिया बिफोर परफॉर्मिंग एनी एनेस्थीसिया, आई हैव टू टेक द कंसेंट फॉर द सर्जरी एज वेल एज फॉर द एनेस्थेटिक प्रोसीजर। प्री ऑपरेटिव ड्रग्स हम लोग ने देखा, प्री ऑपरेटिव कैसे हम लोग ने प्री ऑपरेटिव मेजर्स कैसे हम लोग करेंगे पेशेंट का। अब आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। ये नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया का स्टेजेस है और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, लिखना पड़ेगा कि हम लोग ने देखा ये जनरल एनेस्थीसिया के बारे में ही चल रहा है, और इसके नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेजेस के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया का स्टेजेस है, इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली जो जनरल एनेस्थीसिया का स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस होता है। याद कैसे रखेंगे? AESR कोड से, AESR कोड से। तो स्टेज 1 होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, नंबर 2 इज द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, E फॉर एक्साइटमेंट, नंबर 3 is the stage of surgical anesthesia, stage 3, and number 4 is the stage of respiratory collapse, R। तो remember one thing, जो हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं आफ्टर गिविंग जनरल एनेस्थीसिया, कौन सा स्टेज में परफॉर्म करते हैं? इट इज द थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, नाम से ही पता चल रहा है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो इस स्टेज में क्या करते हैं हम लोग? सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं पर्टिकुलर एक एक स्टेज का डिस्क्रिप्शन के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछता है जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, तो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में लिखना है, स्टेजेस इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि हर एक स्टेज में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स एंड फाइंडिंग्स देखने को मिलेगा व्हेन वी आर गिविंग जनरल एनेस्थीसिया टू अ पेशेंट। तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया यानी फर्स्ट स्टेज है। तो एनाल्जेसिया ये स्टेज नाम से पता चल रहा है, ये स्टेज में क्या होगा, जो पेन पेशेंट को डेवलप है वो पेन क्या होगा? कम होने लगेगा, देयर विल बी लाइक लॉस ऑफ एनी पेन सेंसेशन। तो इन दिस स्टेज द पेशेंट लॉसेस ओनली पेन सेंसेशन। तो यहाँ पे जो पेशेंट होगा सिर्फ पेन सेंसेशन ही लॉस होगा इस स्टेज में, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। और जो पेशेंट कॉन्शियस रहता है इस स्टेज में, तो नॉर्मली देखते हैं ना कि आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया पेशेंट आस्ते आस्ते अनकॉन्शियस हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग जनरल एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया में तो पेशेंट कॉन्शियस रहता ही है, बट जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट क्या होता है? आस्ते आस्ते कॉन्शियस लॉस होने लग जाता है। तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया पहला स्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं, देयर विल बी ओनली लॉस ऑफ ओनली पेन सेंसेशन इन द स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। पेन विल बी रियली डल, वो पेन कॉन्शियस जो होता है इस स्टेज में रिटेंड होता है। Initially there will be hyperesthesia or increased response to CNS to external stimuli, and later there will be analgesia stage where patients can see but feels no pain। तो नॉर्मली इस स्टेज में क्या होता है? पेशेंट जो होता है थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, और उसका जो CNS मेटाबॉलिज्म है और जो एक्सटर्नल स्टिमुली है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है इस स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, ठीक है।
ये वाला पॉइंट याद रखना है। और ये जो स्टेज में हम लोग क्या क्या सर्जरी करते हैं, ये वाला स्टेज है नॉर्मली हम लोग छोटा मोटा सर्जरी करते हैं नॉर्मली, जैसे टूथ का एक्सट्रैक्शन हो गया या कोई एब्सेस का इंसिजन करना हो तो हम लोग इस स्टेज में ही परफॉर्म कर देते हैं, बाकी सारे स्टेज तक रुकते नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको मेन काम क्या चाहिए, छोटा छोटा सर्जरी में बस पेन का ही हमको लॉस कराना है। ठीक है, और जितना बड़ा सर्जरी होगा उस सर्जरी के अकॉर्डिंगली हमको ये स्टेज आने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 2 स्टेज, इज द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ये स्टेज से पता ही चल रहा है देयर विल बी स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे पेशेंट क्या होगा, देयर विल बी अ लो सेंटर एक्साइटमेंट होता है पेशेंट में। तो जो हायर कंट्रोलिंग सेंटर होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, वो एबलिश्ड हो जाता है, वो बंद हो जाता है। बट जो लो सेंटर होता है ब्रेन का, वो थोड़ा एक्साइटेड होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट थोड़ा अनकॉन्शियस होने मतलब अनकॉन्शियसनेस होता है, बट अभी तक फुल्ली अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, पार्शियली हुआ है, एंड डेलिरियम होता है पेशेंट को, एंड द कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट। कभी कभार देखा गया इस स्टेज में ही कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गया है पूरे तरीके से। कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेज देयर इज लिटिल चेंज इन द पेन परसेप्शन। तो जो लॉस ऑफ पेन हुआ था और यहाँ पे जो पेन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मान लो इसमें पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में थोड़ा पेन महसूस हो भी रहा है, बट इन स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट वहां पे क्या होगा, पेन विल बी फुल्ली एबोलिश्ड। नेक्स्ट आता है देखो, सबकॉन्शियसनेस एंड लोअर और कॉर्टिकल सेंटर्स विल बी एक्टिव। बट यहाँ पे देखो जो कॉन्शियसनेस है पेशेंट का, जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ पे कॉन्शियसनेस फुल्ली लॉस्ट नहीं होता है, देयर विल बी सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, एंड पेशेंट कभी कभार इस स्टेज में क्या करता है, कभी शाउटिंग करता है, फाइट करता है, लिम्ब का मूवमेंट करता है। तो दैट इज व्हाई इट इज द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट नंबर 3 इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। इस स्टेज में ही पेशेंट क्या करता है, सर्जरी परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो नॉर्मली इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है विल अंडरवेंट any kind of surgery, pupil will get dilated, fully dilated, pupil will become non reactive, breathing जो होता है पेशेंट का स्लो हो जाता है एंड डीप हो जाता है, बिकॉज पेशेंट जो है प्रॉपर्ली अनकॉन्शियस स्टेज में हो चुका होता है। there will be no pain, patient is unconscious and does not move when stimulated। तो जितना सारा ब्रेन का जो सेंटर था it is getting depressed and पेशेंट क्या होता है, इसमें पेशेंट का मूवमेंट पूरा एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, breathing will be slow and deep and there will be complete relaxation in this stage, but reflexes are not completely lost। ठीक है, और अब ये देखो, अब ये स्टेज ऑफ जो सर्जिकल एनेस्थीसिया है ये फर्दर 4 डिवाइडेड प्लेन्स में डिवाइड हुआ है। एक होता है लाइट एनेस्थीसिया, सर्जिकल एनेस्थीसिया, डीप एनेस्थीसिया एंड प्रोफाउंड एनेस्थीसिया। तो इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है, जस्ट ये जान लो कि स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर ही ये 4 प्लेन डिवाइडेड है, जिसके अंदर आता है लाइट एनेस्थीसिया, सर्जिकल एनेस्थीसिया, डीप एनेस्थीसिया, प्रोफाउंड एनेस्थीसिया। मतलब ये सब टाइप्स है मान लो सर्जिकल एनेस्थीसिया का। ठीक है, तो हम लोग ने जनरल एनेस्थीसिया पढ़ा जिसके अंदर थर्ड स्टेज आ रहा था, दैट इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। उसके अंदर सब टाइप्स आ रहा था सर्जिकल एनेस्थीसिया का, ये 4 सब टाइप्स हम लोगों ने देखा। उसके अंदर लाइट एनेस्थीसिया आता है जिसमें क्या होता है, मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ कि देयर विल बी अ रोलिंग ऑफ आईबॉल्स, पीपल विल नॉर्मली एंड स्टार्ट डायलेटिंग प्रोग्रेसिवली, रेस्पिरेशन इज रेगुलर होता है, फुल डीप रेस्पिरेशन, डीप एंड पल्स विल बी नॉर्मल इसमें रहता है। आस्ते आस्ते क्या होता है, देयर विल बी रीचिंग एंड वॉमिटिंग एनेस्थीसिया, ये लिड विल बी रेगुलर स्वेलिंग रिफ्लेक्स, कंजक्शन एंड फेरेंजियल रिफ्लेक्स, ये सारा लॉस्ट हो जाता है। सर्जिकल एनेस्थीसिया जो सेकंड प्लेन होता है उसमें आईबॉल जो होता है फिक्स्ड हो जाता है, ग्रेजुअल डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स थोड़ा प्रेजेंट मिल सकता है इस पेशेंट में। डीप एनेस्थीसिया देखो नाम से पता चल रहा है, डीप एनेस्थीसिया, इसमें क्या होगा, सारा कुछ रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एबॉलिश हो जाएगा, मोर और इंक्रीज एब्डोमिनल रेस्पिरेशन मिल सकता है, पैरालिसिस ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स बिगिन हो सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज डीप एनेस्थीसिया, क्योंकि जो डायफ्रामेटिक मसल्स है उसको इन्वॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे देयर विल बी फॉल इन बीपी। ठीक है, कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब सारा हमारा जो लॉस हो जा रहा है, जैसे मान लो पेशेंट का जो बीपी फॉल हो रहा है, मान लो पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम पेशेंट को छोड़ देते, वो हम लोग एक्सटर्नली पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, देन हम लोग फ्लूइड चलाते हैं पेशेंट को टू मेंटेन द बीपी। ठीक है, और फोर्थ स्टेज में देखो क्या होता है, प्रोफाउंड एनेस्थीसिया में सब चीज लॉस हो जाएगा, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा इंटरकोस्टल मसल का, पीपल विल डायलेट, नो रिस्पांस टू लाइट, मसल बिकम्स फ्लैसिड, कोई भी रिस्पांस नहीं करेगा पेशेंट। प्रोफाउंड एनेस्थीसिया इट इज द फोर्थ सब टाइप ऑफ द सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो ये स्टेज में क्या करते हैं, नॉर्मली सर्जिकल प्रोसीजर
फॉलो करते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया में। लास्ट नंबर स्टेज इज द स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी कोलैप्स। तो रेस्पिरेटरी कोलैप्स क्या है? अगर इस स्टेज में पेशेंट चला जाता है, ये मान लो कोई एनेस्थेटिक की गलती से या फिर ओवरडोज के कारण अगर इस स्टेज में पेशेंट चला जाता है, देन पेशेंट रिवर्स बैक नहीं आता, बिकॉज इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड रियली रिटर्न्स टू नॉर्मल स्टेज। तो वी हैव टू एंश्योर कि पेशेंट ये स्टेज में ना आए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, डायफ्राम एंड जो भी एक्सेसिव रेस्पिरेटरी मसल्स है वो फेलियर में चला जाता है, टोटल पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट का। लाइक क्योंकि जो डायफ्रामेटिक मसल्स ऑक्सीजन का जो लाइक एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में जाकर के, वो पूरा हैम्पर हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, वासोमोटर जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है। बिकॉज जो हमारा मेंटेन होता है दैट इज द मेडुला, मेडुलरी सेंटर से जो हमारा लाइक इट इज द जहाँ हम लोग का लाइक ऑक्सीजन जहाँ पे हम लोग का लाइक स्टिमुलेट होता है, वो वाला जो इस स्टेज में जाकर के वो पूरा हैम्पर हो जाता है। तो ये स्टेज आना नहीं है हम लोग को, लाइक इस स्टेज में पेशेंट को लाइक इसमें रिकवरी नहीं हो सकता है पेशेंट का। तो ये स्टेज बहुत फेटल होता है। तो ये हम लोग ने देखा कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दी लाइक जनरल एनेस्थीसिया का स्टेज पूछेगा तो ये 4 स्टेज डिस्क्राइब करना होगा तुम लोगों को, ठीक है। और एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि मेंटेनेंस, देखो जैसे मैंने बोला कि जितना भी स्टेज पेशेंट का चल रहा है वो हम लोग मेंटेन करते हैं, जो भी एनेस्थीसिया पर्सन है वो इस स्टेज को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारा जब जैसे मसल्स वगैरह फ्लासिड हो रहा है, बीपी फॉल हो रहा है, देन तुम्हारा डिफरेंट रेस्पिरेशन जो है वो भी फॉल हो रहा है, उसको मेंटेन भी करते हैं बाहर से। तो मेंटेन कैसे करते हैं? तो मेंटेन करते हैं, देखो मैनेजमेंट ऑफ द एयरवे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया करते हैं बाय यूज ऑफ लैरिंजियल मास्क और एंडोट्रैकियल ट्यूब टू प्रिजर्व द एयरवे, ठीक है। नॉर्मली पेशेंट का अनकॉन्शियस होता है और मतलब जो एनेस्थेटिक वाला स्टेज है वो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और पेन सेंसेशन लॉस होता है, इसलिए सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो पेशेंट को एक्सटर्नली लाइक पेशेंट का एयरवे मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैरिंजियल फेस मास्क और एंडोट्रैकियल ट्यूब। हेमोस्टैसिस मेंटेन करते हैं, पेशेंट का बीपी टेम्परेचर पल्स वगैरह मेंटेन करते हैं पेशेंट का। देन हम लोग लाइक हम लोग ने देखा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये सारा हेमोस्टैसिस के अंदर ही आ जाता है। तो इतना कुछ डिटेल नहीं देखना, बस इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया हम लोग कैसे करते हैं मैंने शॉर्ट में बोला कि। और हम लोग क्या करते हैं, जो टंग है उसको भी पोजीशन करके रखते हैं, बिकॉज अगर क्योंकि जब एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को तो जो टंग है वो भी टंग क्योंकि उसका जो मसल्स वगैरह है वो भी तो उसका लाइक कॉन्ट्रैक्शन वो भी तो लॉस हो गया। देन जो जॉ मसल्स है यानी जो टंग है, टंग अगर टंग क्या होता है व्हाइल गिविंग एनेस्थीसिया, टंग भी क्या होता है फॉल बैक कर सकता है और कभी कभार रेस्पिरेशन को भी वो हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए वो टंग को भी हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक द एनेस्थीसिया थ्रस्ट द जॉ फॉरवर्ड फ्रॉम बिहाइंड द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट देयरबाय लिफ्टिंग द टंग ऑफ, टंग को लिफ्ट करके रखते हैं द ठीक है, विच में आल्सो बी अचीव्ड बाय इंसर्टिंग, किससे यूज करके हम लोग लिफ्ट करते हैं आर्टिफिशियल ओरोफेंजियल एयरवे सच एज गुडल एयरवे, ठीक है। तो टंग को हम लोग फॉल ना हो उसको निकाल के हम लोग क्या करते हैं गुडल जो आता है इंस्ट्रूमेंट उसको दे करके एयरवे हम लोग मेंटेन करते हैं। और अगर मान लो हमको एनेस्थेटिक अगर गैस देना है विद द हेल्प ऑफ फेस मास्क हम लोग उसको पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं मेंटेन करते हैं एनेस्थीसिया को, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया देख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है अगर जनरल एनेस्थीसिया प्रॉपर मेंटेन ना हो। अगर हम लोग इनहेलेशन एजेंट दे रहे हैं तो हाइपोटेंशन, नॉसिया, वॉमिटिंग, सेरिब्रल एनॉक्सिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या डिप्रेशन, एक्सेसिव सिक्रेशन या सैलिवेशन हो सकता है पेशेंट का। अगर आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डेलीरियम, रेस्पिरेटरी फेलियर, हैलुसिनेशन, डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस, देन सीएनएस का डिप्रेशन हो सकता है। दीज आर द सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल अंडरगोइंग एनी जनरल एनेस्थीसिया टू अ पेशेंट। यानी ये होता है हमारा लाइक जनरल एनेस्थीसिया खत्म होता है, हम लोग आते हैं लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग लोकल एनेस्थीसिया, मैं लिंक और एक शेयर कर रहा हूँ, ये मीटिंग एंड हो जाएगा।